रहीम हिस्टोलॉजी बोन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात है, आपको पता है बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से बोन एक टफ और हार्ड टिश्यू है। ठीक, फिर आता है फंक्शंस ऑफ बोन टिश्यू। फंक्शंस ऑफ बोन टिश्यू में पहले आता है सपोर्ट, आपको पता है स्केलेटन बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर आता है प्रोटेक्शन, जिस तरह ब्रेन को स्कल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या जो रिब केज है वो आपको पता है लंग्स और हार्ट वगैरह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर देखिएगा स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड सम अदर आयंस, आपको पता है ये आयंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बोन के अंदर स्टोर भी होते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा, बोन जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट भी करती है ड्यू टू कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। खैर, किस तरह से रेगुलेट करती है, मिसाल के तौर पे अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम इंक्रीज कर गया है तो कैल्शियम ब्लड से निकल के बोन में चला जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसी तरह अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम डिक्रीज कर गया है तो बोन अपना कैल्शियम निकाल के ब्लड को दे देती है ताकि ब्लड का कैल्शियम लेवल नॉर्मलाइज हो जाए। तो बोन रेगुलेशन करती है ब्लड कैल्शियम लेवल की। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर थोड़े से कंपोनेंट्स देख लेते हैं बोन के। बोन में या तो सेल्स होते हैं या बोन मैट्रिक्स होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को हम बोन मैट्रिक्स कहते हैं। बोन मैट्रिक्स के अंदर 35% ऑफ द ड्राई वेट ऑर्गेनिक कंपोनेंट का बना हुआ है, 65% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का बना हुआ होता है। ठीक हो गया। 35% ऑर्गेनिक कंपोनेंट, 65% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आपने तीन चीजें ध्यान में रखनी है, एक कोलेजन, एक प्रोटियोग्लाइकेंस और एक ग्लाइकोप्रोटीन्स। ज्यादा इसमें कोलेजन ही होता है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ये कोलेजन ही बना रहा होता है। ठीक हो गया। कोलेजन के बारे में बस एक दो बातें देखनी है। पहली बात ये कि ये कोलेजन टाइप 1 के फाइबर्स होते हैं और इन्हीं कोलेजन फाइबर्स की वजह से बोन को एक स्ट्रेंथ मिलती है कि बोन स्ट्रेस वगैरह बर्दाश्त कर सकती है। और दूसरा ये जो कोलेजन होता है ये एसिडोफिलिक होता है, यानी कि जब हम स्टेनिंग करते हैं तो ये पिंक कलर का नजर आता है। सिंपल। फिर देखते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। अच्छा, प्रोटियोग्लाइकेंस आपको पता है प्रोटीन कोर्स के साथ ये कॉन्ड्राइटिन सल्फेट या कैरोटीन सल्फेट वगैरह कोवलेंटली अटैच्ड होते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस का। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रोटियोग्लाइकेंस कार्टिलेज की निस्बत बोन में काफी कम होते हैं, क्योंकि बोन में आपको पता है कोलेजन बहुत ज्यादा है और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा है, मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा है। तो कार्टिलेज की निस्बत बोन में प्रोटियोग्लाइकेंस कम होते हैं, और चूंकि प्रोटियोग्लाइकेंस वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, बोन में प्रोटियोग्लाइकेंस कम है तो बोन में वाटर भी कम होगा, वाटर कंटेंट भी कम होगा। सिंपल। अच्छा, फिर आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरफ। तीन ग्लाइकोप्रोटीन्स का बोन में नाम लिखा हुआ है, ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्किन और ऑस्टियोपोंटिन्स। ठीक हो गया। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम क्या होता है कि ये बाइंड करके रखती हैं बोन के बाकी कंपोनेंट्स को, जैसा कि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स वगैरह को बाइंड करके रखती हैं, चिपका के रखती हैं। तो ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये खुद किस पे लगी हुई होती है, मिनरल हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के ऊपर ये बाइंड हुई हुई होती हैं। ठीक होगी बात। तो यहां तक हमारा बोन मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक कंपोनेंट कंप्लीट होता है, जिसमें नंबर 1 कोलेजन, नंबर 2 प्रोटियोग्लाइकेंस, नंबर 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स। आसान था। फिर आगे चलते हैं जी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की तरफ, यानी कि मिनरल्स वगैरह, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस मतलब सरे फहरिस्त आते हैं, और थोड़े थोड़े से इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट, ये वाले मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ये ज्यादातर क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के रॉड लाइक क्रिस्टल्स होते हैं बोन में, जो बोन को बेसिकली स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। और कुछ कैल्शियम फॉस्फेट नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक हो गया जी। बस कुछ इसमें ऐसे क्रिस्टल की उन्होंने डायमेंशन वगैरह बताई हुई हैं, कितने माइक्रोमीटर चौड़ा होता है, कितना लंबा होता है क्रिस्टल। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। फिर आखिरी पैराग्राफ में आपने समझना ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की नेचर कैसी होती है। बेसिकली जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, यानी मिनरल्स वगैरह हैं, वो आपकी बोन को एक शेप दे रहे होते हैं और एक हार्डनेस दे रहे होते हैं। ठीक है। जबकि जो स्ट्रेंथ है वो आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट दे रहा होता है। अभी मैं यहाँ पे देखते हैं, वो कह रहे हैं अगर हम बोन को बर्न कर दें, जला दें, तो उसका ऑर्गेनिक कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रह जाएगा। सिर्फ जब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रह जाएगा तो किस तरह की बोन होगी, व्हाइट कलर की बोन होगी और अपनी शेप में होगी, लेकिन ब्रिटल होगी, हल्का सा भी कुछ प्रेशर देंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी तरफ अगर आप बोन को मिनरल एसिड्स में बहुत देर के लिए डुबो के रखें तो उनका ऑर्गेनिक कंपोनेंट खत्म, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट खत्म हो जाता है, ऑर्गेनिक रह जाता है। ठीक। अब बोन कैसी होगी, फ्लेक्सिबल, जिस तरह का टेंडन होता है ना, फ्लेक्सिबल सी होगी, स्ट्रेंथ इसके अंदर होगी, लेकिन हार्ड नहीं होगी, उस तरह की वाइट नहीं होगी। ठीक। अगर कंस्ट्रक्शन का कोई थोड़ा कॉन्सेप्ट हो तो जब लेंटन डलता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ के लिए आपके पास सरिये डले हुए होते हैं। सरिये निस्बतन थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और दूसरी तरफ जो बजरी वगैरह होती है, जो कंक्रीट होती है, वो हार्डनेस दे रही होती है, लेकिन अगर आप सरिये निकाल दें तो हो सकता है लेंटन गिर जाए, कंक्रीट गिर जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हार्डनेस जो है वो आपको मिनरल्स दे रहे हैं, जैसा कि
कंक्रीट होती है, और स्ट्रेंथ आपको ऑर्गेनिक कंपोनेंट दे रहा है जैसा कि सरिये होते हैं। ठीक, ये हमने डिस्कस कर लिया बोन मैट्रिक्स को। अब हम देखते हैं बोन के सेल्स को। चार तरह के बेसिकली सेल होते हैं बोन के अंदर। एक ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरा ऑस्टियोसाइट्स, चौथा ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स देखिएगा, इनका काम होता है डिवाइड करना और ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म करना। क्या काम है? डिवाइड करना और ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म करना। एक तरह से ये आप कह सकते हैं जिस तरह ब्लड के स्टेम सेल्स होते हैं ना, जिनसे फर्दर सेल्स बनते हैं, उसी तरह से यहाँ पे ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हैं। ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स बताते हैं खुद कहाँ से बने हैं। ये एम्ब्रियोनिक मेसेंकाइम से डिराइव हुए हुए होते हैं, और इनकी शेप की दो चार बातें लिखी हुई हैं कि ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ये इनके अंदर ओवॉइड न्यूक्लियस होता है, ये एसिडोफिलिक होते हैं, हल्का सा यानी पिंक कलर होगा। लोकेशन की अगर बात की जाए ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स की, तो वैसे तो आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बेसिकली हमें समझ आएगा। अभी ये हाइवर्जन केनाल्स और इन चीज़ों का पता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल देखिएगा ये जो केनाल है ना, ये है हाइवर्जन केनाल्स, और ये जो ऐसे वाली केनाल्स है ना, इनको कहते हैं परफोरेटिंग केनाल। ठीक, और ये जो बोन की बाहर वाली सरफेस पे ये लगा हुआ है ना पिंक कलर का, इसका नाम रखा हुआ है हमने पेरीऑस्टियम, और ये जो अंदर वाली सरफेस पे लगा हुआ है बोन के, इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। तो ये जो आपके ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हैं, ये एंडोस्टियम में होते हैं, पेरीऑस्टियम में होते हैं, हाइवर्जन केनाल्स में होते हैं, और परफोरेटिंग केनाल्स में होते हैं। ये उन्होंने लोकेशन डिस्कस की हुई है। बहरहाल आगे हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो हमें ये बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ये बात थी आपके पास ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स की। आगे हम ऑस्टियोब्लास्ट की तरफ, जो कि डिराइव कहां से हुई है? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल से बनते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, अब ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? इन्होंने डिवाइड कोई नहीं करना, अलबत्ता बोन मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ये हमने पढ़ा था बोन मैट्रिक्स में एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है और दूसरा मिनरल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बोन मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक कंपोनेंट सिक्रीट करते हैं, या आप कह सकते हैं अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। उसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड क्या है? अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स जो कि ऑस्टियोब्लास्ट ने सिक्रीट की है, या ऑस्टियोब्लास्ट जो भी सिक्रीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोइड। फिर इस ऑस्टियोइड की मिनरलाइजेशन करवाने के लिए यही ऑस्टियोब्लास्ट एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है एंजाइम एल्कलीन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम इस ऑस्टियोइड के मिनरलाइजेशन भी करवा देता है। अब देखेगा ऑस्टियोब्लास्ट पहले क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट को या अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट कर रहा है, फिर उसकी मिनरलाइजेशन करवाने के लिए एक एंजाइम भी भेज रहा है, यानी एक ऑस्टियोइड बनाता है और दूसरा मिनरलाइजेशन करवाने के लिए एंजाइम भी भेज देता है। तो ये आपने देखा ऑस्टियोब्लास्ट किस तरह से बोन मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है इसका साइटोप्लाज्म आपको बेसोफिलिक नजर आएगा। जाहिर बात है इसके अंदर आर वगैरह होंगे क्योंकि उन्होंने ये सारा कुछ फॉर्म करना होता है। ये होते किस तरह के हैं? क्यूबॉइडल या लो कोलमनर सेल्स होते हैं जो कि बोन के ग्रोइंग एंड पे पाए जाते हैं। जाहिर बात है इनका फंक्शन बोन बनाना है, तो बोन के ग्रोइंग एंड पे पाए जाएंगे, या अगर कहीं से बोन डैमेज हुई हुई है, कहीं से बोन की रिपेयर की जरूरत है, तो उस जगह पे पाए जाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो ये आप समझ लें कुछ इस तरह का ये सेल है। ठीक है, जिसका अपर राउंडेड एंड जो है यहाँ पे इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा आर वगैरह होंगे क्योंकि आपको पता है इसमें बोन मैट्रिक्स फॉर्म करना है। बहुत ज्यादा गोल्जी अपरेटस होगा क्योंकि आपको पता है सिक्रीशंस करनी है ना, तो गोल्जी अपरेटस भी सिक्रीशन में हेल्प कर रहा होता है। तो कुछ इस तरह की इसकी फितरत होती है, कुछ इस तरह की इसकी नेचर होती है। अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा, जब ये इतना बोन मैट्रिक्स फॉर्म कर दे कि इसके चारों तरफ बोन मैट्रिक्स ही बोन मैट्रिक्स हो जाए, तो फिर इसको अपना जिंदगी का मकसद फील नहीं होता। ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑस्टियोसाइट जो कि मेच्योर सेल है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑस्टियोसाइट, और उसके अलावा टाइप एंड कोलेजन फाइबर वगैरह पाए जाते हैं। बस बेसिक सी बात है कि न्यूक्लियस राउंडेड एंड पे है। ठीक है, ये वाला एंड ज्यादातर बोन फॉर्म कर रहा होता है, न्यूक्लियस दूसरे एंड पे होता है। इसके अंदर आर बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर राइबोसोम बहुत ज्यादा होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, सिक्रीशन इसका काम होता है। अच्छा, फिर देखिएगा इसके ना यूं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस भी होते हैं। ठीक, अब होता ये है कि इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो हैं वो कोई और ऑस्टियोब्लास्ट होता है उसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के साथ मिल जाते हैं, और जहां पे ये जंक्शन बनता है, जहां पे ये मिलते हैं, वहां पे इनके गैप जंक्शंस भी मौजूद होते हैं। गैप जंक्शंस की वजह से ये आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं। ये बात भी हमें रखनी है कि इनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जहां पे मिलते हैं वहां पे गैप जंक्शन फॉर्म करते हैं। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट क्या फॉर्म करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं? ऑस्टियोइड। हमने अभी पढ़ा, ये सिक्रीट कर रहे होते हैं ऑस्टियोइड। तो कुछ ये जो इसके फाइबर्स है ना, ये ऑस्टियोइड के अंदर भी पेनिट्रेट करके थोड़े बहुत चले जाते हैं, और जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उनकी शेप अभी पता नहीं कैसी बना सकूंगा मैं। जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्मिक यानी जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं
उनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस तक भी जाके ये कई दफा मिल रहे होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में ये पढ़ लिया। अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा, इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर पैराथायरॉयड हार्मोन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्चुअली बड़ी फर्क किस्म की चीज है। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का जो ये रिलेशन है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, पैराथायरॉयड हार्मोन का बेसिकली काम क्या होता है? बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डालना ना, यही काम होता है ना, या आप कह सकते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। ठीक, ब्लड कैल्शियम, अब बोन में कैल्शियम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। अभी हम ऑस्टियोक्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ध्यान में रखें कि बोन में कैल्शियम को डालना या बोन से कैल्शियम निकालना किसका काम है? ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक, और दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक कैल्सिटोनिन और एक ये पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्सिटोनिन तो डायरेक्टली जाता है ऑस्टियोक्लास्ट पे, उसको जाके कहता है यार कैल्शियम को निकाल के बोन से इसमें डालो, तो वो तो ठीक हो गया। अब ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये ऑस्टियोक्लास्ट को कुछ नहीं कह सकता। तो फिर क्या किया जाए कि हम ऑस्टियोक्लास्ट को मना सकें कि भाईजान कैल्शियम को बोन से निकाल के ब्लड में डालो? पैराथायरॉयड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट के पास आता है। ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज करती है साइटोकाइन, क्या आप कह सकते हैं ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये फैक्टर जाके फिर ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है कि भाईजान कैल्शियम को निकालो और बोन से, बॉडी में बोन से उसमें डालो, ब्लड में डालो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कैल्शियम को बोन से निकालना है डालना, किसका काम है? ऑस्टियोक्लास्ट का। लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है? ऑस्टियोब्लास्ट पे। ठीक हो गई बात? इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑस्टियोक्लास्ट पे जरूर होता है, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑस्टियोब्लास्ट पे। तो ये वाली बात हमने ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया, दूसरी टाइप ऑफ सेल ऑस्टियोब्लास्ट भी कंप्लीट होता है हमारे पास। फिर तीसरी टाइप ऑफ सेल आती है हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट का हमें पता है कि मैच्योर बोन सेल होते हैं, इन्होंने फर्दर माइटोसिस वगैरह बिल्कुल नहीं करनी होती। ये ऑस्टियोब्लास्ट से ड्राइव होकर फॉर्म हो रहे होते हैं और ये काफी ओल्ड एज सेल होते हैं, मतलब एक दफा फॉर्म हो गए तो फिर बोन में काफी तो यही सेल रहते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि मैच्योर बोन सेल्स हैं ये। ठीक, फिर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनका थोड़ा आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, फेंटली बेजोफिलिक होते हैं, ये भी लेक्यूना के अंदर होते हैं, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये कंसीडर कीजिएगा आपके पास ये एक मतलब आलमंड शेप बनाते हैं, ये एक लेक्यूना है जिसके अंदर इस तरह से आपके पास सेल आ गया जिसका नाम है ऑस्टियोसाइट। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह से ये एक और लेक्यूना है, इसके अंदर भी सेल है आपके पास ऑस्टियोसाइट। ये दोनों लेक्यूनास जो हैं, इन लेक्यूनास के बीच में यूं नैरो चैनल्स मौजूद होते हैं। ये दोनों लेक्यूना आपस में कनेक्टेड है। ये जो चैनल है, इस चैनल को हम नाम देते हैं कैनालिक्यूली। कैनालिक्यूली, ठीक हो गया, चैनल्स कनेक्टेड हो गए। अच्छा, फिर ये जो कैनालिक्यूली होती है, इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस भी मौजूद होते हैं। इसी तरह इसके भी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होंगे। यहाँ भी होता है, कोई कैनालिक्यूली जा रही हो तो यूं करके, यहाँ भी कोई कैनालिक्यूली जा रही हो तो इसका यूं करके। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जो आपके पास ऑस्टियोसाइट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यूं, यानी ढेर सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस उसमें से निकल रहे होते हैं अगर आप इंडिविजुअल ऑस्टियोसाइट को देखें। ठीक हो गया। अच्छा, होता है क्या है, कैनालिक्यूली के अंदर ये आप देखें इस तरह का साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, इस तरह का साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ये जाके एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और जहां पे ये मिलते हैं वहां पे हमारे पास गैप जंक्शंस मौजूद होते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके बिटवीन द सेल्स। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ऑस्टियोसाइट लेक्यूना के अंदर होता है, लेक्यूना आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू नैरो चैनल्स, उन नैरो चैनल्स को हम कहते हैं कैनालिक्यूली, और कैनालिक्यूली के अंदर इसके अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आमतौर पे हिस्टोलॉजी सेक्शन में हमें बोन में ये कैनालिक्यूली नजर नहीं आते, लेकिन अगर बोन को हम ड्राई करें और उसको खास तरीके से उसको माइक्रोस्कोप में देखें तब जाके हमें कहीं ये कैनालिक्यूली और ये सारा कुछ उसके अंदर नजर आना शुरू होता है। अच्छा जी, कैनालिक्यूली समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गया। अब देखिएगा, ये जो लेक्यूना की वॉल है इसमें और ऑस्टियोसाइट में जो गैप है, ये वाली जगह, इस जगह को हम नाम देते हैं पेरी ऑस्टियोसाइटिक स्पेस। क्या नाम है इसका जी? पेरी ऑस्टियोसाइटिक स्पेस। समझ रहे हैं बात? कुछ किसके बीच में? लेक्यूना की वॉल और ऑस्टियोसाइट के बीच में जो गैप है वो क्या है आपके पास? पेरियोस्टिक स्पेस। इसमें आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वगैरह होगा इसमें। अच्छा, फिर इसका काम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। जिस तरह से आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, वो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को लेकर सेल तक पहुंचाता है, सेल से ब्लड तक। तो ये भी एक तरह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला काम करेगा कि अगर यहाँ से कोई ब्लड वेसल गुजर रही है तो ब्लड वेसल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो करके यहाँ तक आएंगे। ये डिफ्यूजन करवाएगा ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल टू द ब्लड।
समझ में आ रही है, यानी कि इसका काम डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो ये देखिएगा बुक में उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है पेरी ऑस्टियोसिटिक स्पेस का, उसमें उन्होंने सारा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारा बताया हुआ है। तो यहाँ तक हमने इस बात को कंप्लीट किया, स्ट्रक्चर वगैरह ऑस्टियोसाइट का हमें समझ में आ गया। ऑस्टियोसाइट हमें पता है कि, अच्छा एक और बात होनी चाहिए कि वो फेंटली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, उसका हल्का हल्का सा पर्पल हम उसको ड्रॉ करेंगे। फिर देखते हैं फंक्शन इसका क्या होता है। मेच्योर बोन सेल्स है तो फंक्शन इसका एक तो बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करना, मतलब उसके अंदर कायम दायम रहना, और दूसरा ये एडिक्वेट ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। वो किस तरह से मेंटेन कर रहा होता है आपको पता है, जब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है तो वो इस ब्लड कैल्शियम लेवल को, या कैल्सिटोनिन, ये दोनों हार्मोन है जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक बार बताई थी, याद कीजिएगा, पैराथायराइड हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है, ऑस्टियोब्लास्ट पे, और फिर ये जाके किसको इफेक्ट करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को, और ऑस्टियोक्लास्ट फिर जाके या ऑस्टियोसाइट्स को बढ़ाते हैं या ऑस्टियोसाइट्स को घटाते हैं। तो इस तरह से ऑस्टियोसाइट्स बढ़ने या घटने के साथ साथ कैल्शियम के लेवल को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ बताया है ऑस्टियोसाइट्स कैन आल्सो रीजॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द वॉल ऑफ द लेक्यूना एंड इंटरसेलुलर कैनालिक्यूली एंड सिक्रीट इट इनटू द पेरिओस्टिक स्पेस। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये किस तरह से आपकी पेरिओस्टिक स्पेस में सिक्रीट भी कर सकते हैं कैल्शियम को, रिब्जॉर्ब भी कर सकते हैं कैल्शियम को। तो ये चीजें थी हमारे पास ऑस्टियोसाइट के वजह से, जो कि बहुत सिंपल बातें थी, कोई उसमें ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेल्स की तरफ जिनका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट्स। काफी बड़े बड़े साइज के सेल्स हैं। काम इनका क्या है, बोन को डिसॉल्व करना, बोन को खत्म करना, बोन के सेल्स को, जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं इनको खत्म करना। होता ये है बोन के अंदर जगह जगह जहाँ पे खड्डे पाए जाते हैं ना, उनके अंदर ये होता है। जिस तरह का मैं आपको दिखाऊं मिसाल के तौर पे, ये कोई बोन हो, ठीक है, तो जिस जगह पे वो ये खड्डा सा मौजूद है, इसी तरह ये एक खड्डा सा मौजूद है, ये वो खड्डा जहाँ पे आप कह सकते हैं बोन यहाँ से खत्म हो रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे खत्म हो रही है। इनको हम नाम देते हैं रिजॉर्प्शन बेस। ठीक हो गया, ये आप देखते हैं नाम में लिखा हुआ है रिजॉर्प्शन बेस, या एक और नाम इसका होता है हाउशिप्स लेक्यूना। इन रिजॉर्प्शन बेस के अंदर या हाउशिप्स लेक्यूना के अंदर बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट अपने काम कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, डायग्राम्स में आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये कंसिडर कीजिएगा कि ये आपकी बोन की वो वाली जगह जिसको आप कह सकते हैं हाउशिप्स लेक्यूना, ये रिजॉर्प्शन बे है, यानी यहाँ पे आपकी बोन जो है, ये नीचे आपके पास बोन है, ठीक है, और ये बोन जो है ये रिजॉर्ब होना शुरू हो गई, खत्म होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके पास, ये ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट एक लार्ज साइज का सेल होता है पहली बार, ठीक हो गया। इसका जो पॉइंट इधर बोन के करीब है, वो वाली ये वाली जगह ना जो कि ऐसे ऐसे रिजॉर्प्शन कर रही है, इसको, ये जो बॉर्डर है इसको हम नाम देते हैं रफल्ड बॉर्डर। ठीक हो गया, इसको हम नाम देते हैं रफल्ड बॉर्डर। जिस बॉर्डर पे रिजॉर्प्शन हो रही है, जो बॉर्डर, जो साइड इसकी बोन के करीब, उसको कहकर रफल्ड बॉर्डर। अच्छा, और बहुत लार्ज साइज होता है इसका। इसके अंदर ऐसा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत ज्यादा, अब तो 50 न्यूक्लियस भी इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस इसके अपर राउंडेड एंड पे होंगे। जो एंड बोन के करीब है उस साइड पे नहीं होंगे, तो दूसरा एंड है जो फ्री एंड है उस साइड पे ज्यादा इसके न्यूक्लियस वगैरह मौजूद होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो रफल्ड बॉर्डर है, ये इसमें होती क्या है, बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं और मुख्तलिफ, ताकि वो आपको पता है उन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी करनी है, इसको बोन को खत्म करना है इस साइड से, तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोसेस वगैरह होंगे, इनफोल्डिंग्स होंगे, प्लाज्मा लेमा के ब्ला ब्ला। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा, रफल्ड बॉर्डर के करीब यहाँ पे साइटोप्लाज्म की वो जगह है जिसमें कोई ऑर्गेनेली वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, क्लियर सी जगह होती है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक, ये जो जगह है, यहाँ सामने से नीचे जो जगह है, इसमें एक्टिन फिलामेंट्स हैं और ऑर्गेनेलीज वगैरह इतनी नहीं है, तो इस जगह को हम नाम दे देते हैं क्लियर जोन। तो रफल्ड बॉर्डर के करीब जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या नाम दे रहे हैं हम, क्लियर जोन। ठीक हो गया। अब आपको रफल्ड बॉर्डर का समझ में आ गया, क्लियर जोन का समझ में आ गया। अब आप देखें, ये लार्ज ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज कौन सी होंगी। पहले जो ऑस्टियोब्लास्ट थे उनका काम था मैट्रिक्स को फॉर्म करना, तो जाहिर बात है प्रोटीन सिक्रीट करनी थी, तो उनके अंदर राइबोसोम्स और गोल्गी प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन ऑफ द बोन का, इस तरह का काम हो रहा है ना, तो इसके अंदर लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद होगा। डेफिनेट सी बात है, लाइसोसोम्स आपको पता है कि वो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करने में और ये वाला उनका रोल होता है, तो लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होंगे, और इन लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इसका साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक होता है। ठीक होगी बात, इसका साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक होता है, यानी आपको पिंक कलर का नजर आएगा। अब हमने क्या किया, मल्टी न्यूक्लियर डिस्कस कर लिया, लार्ज साइज डिस्कस कर लिया,
ये रफल्ड बॉडी डिस्कस कर लिया, उसकी क्लियर जोन डिस्कस कर ली, ऑर्गेनाइज डिस्कस कर ली, यहां तक बात समझ में आती है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, ये जो बोन की सरफेस है इसमें और इस रफल्ड बॉर्डर के बीच में ये जो जगह मौजूद है, ये वाली, इस जगह को हम नाम देते हैं सब ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट। जिस तरह ये ऑस्टियोक्लास्ट है ना, ऑस्टियोक्लास्ट के नीचे जो कंपार्टमेंट मौजूद है उसको क्या कहते हैं हम, सब ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट। समझ में आ गई बात की। यही वाली सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। ये देखिएगा, रफल्ड बॉर्डर का जिक्र किया हुआ है, क्लियर जोन का जिक्र किया हुआ है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और उसकी एसिडोफिलिया क्यों होता है और ऑर्गेनेलिस कौन सी होती हैं, और यहाँ पे उन्होंने सब ऑस्टियोक्लास्टिक कंपार्टमेंट का भी जिक्र कर दिया। अब देखें तो रिजॉर्प्शन जो है वो कह रहे हैं बेसिकली दो पार्ट्स में होती है, यानी कि जो बोन को एब्जॉर्ब कर रहा है या रिजॉर्प्शन हो रही है दो पार्ट्स में होती है। पहले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाता है, ये जो आपके मिनरल्स वगैरह हो गए, पहले इनकी डाइल्यूशन की जाती है और फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट की, जो कोलाजन वगैरह हो गए, फाइबर्स वगैरह हो गए, उनकी की जाती है। तो होता क्या है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन आयंस को पंप करता है, हाइड्रोजन आयंस को ऑस्टियोक्लास्ट पंप करेगा तो एक एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। उस एसिडिक एनवायरनमेंट में आपको पता है ये जो मिनरल्स वगैरह होंगे ये बोन से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब बोन के अंदर पीछे रह गया ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक, जो टेंडन लाइक होगा या इस तरह से होगा। फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट को खत्म करने के लिए एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे, जैसे कि कोलाजिनेज और कुछ और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे। ये वाले एंजाइम्स बाकी जो बोन का ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको भी डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे और इस तरह से ये बोन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता चला जाएगा। और चूंकि इसका ये देखें एक तरह से सेल्स को खत्म कर रहा है, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, बोन के जो प्रॉपर सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स वगैरह उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमारी बॉडी में जो फैगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स होते हैं, जो एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं, वो उसको हम कह रहे होते हैं मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम होता है वो, ठीक। तो कुछ लोग इन ऑस्टियोक्लास्ट को भी मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम का हिस्सा समझते हैं, हिस्सा मानते हैं। या देखो, ये भी तो सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, अलबत्ता फर्क ये है कि बैक्टीरिया की बजाय ये अपने सेल्स को कर रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पे इनको भी वो कह रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट आर कंसिडर्ड टू बी अ कंपोनेंट ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। यहाँ तक बातों को समझ में आ गई है, होप सो इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। फिर देखते हैं ऑस्टियोक्लास्ट किस तरह से रोल प्ले करते हैं कैल्शियम की रेगुलेशन में। एक चीज बार डिस्कस में कर चुका हूं, पैराथायराइड हार्मोन किस पे एक्ट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट पे। ऑस्टियोब्लास्ट पैराथायराइड हार्मोन की मौजूदगी में रिलीज कर देते हैं साइटोकाइन, ये रिलीज करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जाहिर बात है, जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होंगे तो वो ज्यादा तेजी से बोन को खत्म करेंगे, ज्यादा तेजी से कैल्शियम बोन से ब्लड में जाएगा। एक तरफ तो पैराथायराइड हार्मोन का इफेक्ट हो गया, दूसरा आपको पता है एंजाइम होता है कैल्सिटोनिन। इस कैल्सिटोनिन के रिसेप्टर्स डायरेक्ट ऑस्टियोक्लास्ट में मौजूद होते हैं। ये कैल्सिटोनिन आता है ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर एक्ट करता है, इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। कैल्सिटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर रहा है और पैराथायराइड हार्मोन इनडायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक हो गई बात। अब ऑस्टियोक्लास्ट कैल्सिटोनिन जब ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर देगा, इन सेल्स को इनहिबिट करेगा, तो बोन बजाय इसके कैल्शियम दे, बोन के अंदर कैल्शियम आना शुरू हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि बोन जो है वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने में रोल प्ले करेगी। तो इस तरह से जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो आपके बोन के ब्लड के कैल्शियम लेवल को भी रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो दो तरह के काम है, एक रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये दो काम आप ऑस्टियोक्लास्ट में लिखेंगे। ठीक हो गया। फिर आगे हम देखते हैं पेरीऑस्टियम और एंडऑस्टियम क्या होता है। देखो जी, बात बेसिकली ये है, ये बोन का आपको समझ में आ रही है किस तरह से सेक्शन है, यानी पूरी बोन मौजूद है, उसका एक उन्होंने सेक्शन शो किया है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बोन शो करता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक बोन थी, मैं वो टिपिकल सी बोन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी शाफ्ट में इस जगह से मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया, तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन आपको शो करते हैं, कुछ इस तरह का होगा क्रॉस सेक्शन। ये वाली सारी जगह होगी कॉम्पैक्ट बोन, दरमियान में होगा आपके पास स्पॉन्जी बोन और इधर तक आपको पता खाली जगह मौजूद है। अभी हमने बोन का क्रॉस सेक्शन कर लिया है। ठीक हो गया। इस क्रॉस सेक्शन के एक इस तरह का जो पार्ट है ना, उस पार्ट को आपके पास उन्होंने यहाँ पे 3D ड्रॉ करके ये वो वाला पार्ट शो किया हुआ है। समझ मेरी बात को। अच्छा, अब देखिए बात बेसिकली क्या है, बोन के जो आउटर सरफेस है उस सरफेस के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम नाम देते हैं पेरीऑस्टियम। क्या नाम देते हैं? पेरीऑस्टियम। यहाँ पे एक टिश्यू मौजूद है, इसको क्या नाम दे देंगे हम? पेरीऑस्टियम। सिर्फ जो बोन की आर्टिकुलेटिंग साइड होती हैं, जो जॉइंट्स वाली साइड होती हैं, वहां पे पेरीऑस्टियम नहीं होता। बाकी सारी बोन की बाहर वाली साइड पे क्या है आपके पास?
पेरियोस्टियम। इस पेरियोस्टियम की दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, जिस तरह पेरिकॉन्ड्रियम था उसी तरह का हिसाब यहाँ पे भी ये एक आउटर लेयर होती है जिसको हम फाइबर लेयर कहते हैं, फिब्रस लेयर कहते हैं। फिब्रस लेयर के अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं, फिब्रोब्लास्ट वगैरह होते हैं, और एक इनर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेलुलर लेयर। सेलुलर लेयर के अंदर होते हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है, जैसे आपको पता है फिर ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं और अल्टीमेटली ऑस्टियोसाइट बनेंगे। तो इनर लेयर में क्या होते हैं, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ये तो हमने देख लिया पेरियोस्टियम को। इसी तरह से जो अंदर वाली जगह मौजूद है, ये जो अंदर वाली स्पॉन्जी बोन की जगह मौजूद है, यहाँ पे भी आपके पास एक कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है, इसको हम नाम देते हैं एंडोस्टियम। इसके अंदर भी ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। तो बोन को जब सेल्स की जरूरत होती है तो एक यहां से ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स डिवाइड होकर बोन का हिस्सा बनते रहते हैं, और एक यहां से सेल्स डिवाइड करके बोन का हिस्सा बनता रहते हैं। तो वो खासतौर पे हम जब ग्रोथ ऑफ बोन या वो वाली चीजें पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें हमारे काम आएंगी, किस तरह से पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम अपना रोल प्ले करते हैं। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखिएगा कि बाहर की साइड पर जो एक पिंक वाली लेयर है इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम, और जो अंदर वाली साइड पे ये पिंक वाली लेयर है इसको हम नाम देते हैं एंडोस्टियम। ये उन्होंने लेबल भी किया हुआ है एंडोस्टियम। ठीक हो गई बात। तो ये वाली बातें जो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस की है। फिर आगे आए थे आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ बोन टिश्यू। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में सारा स्ट्रक्चर ऑफ बोन टिश्यू और बोन फॉर्मेशन वगैरह को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।